नमस्कार, समय है जवाब तो चाहिए का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में मचे सियासी बवाल पर ममता सरकार को इस बार सुप्रीम फटकार लगी है। मतलब देश की सर्वोच्च अदालत ने ममता सरकार को, टीएमसी को फटकारा है। आज बात उसी फटकार की हम करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत हुई कैसे, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा आवेदन समय से पहले दाखिल किया गया है और इससे यह संकेत मिलता है कि शायद न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। अदालत ने साफ शब्दों में पूछा है, ऐसा आवेदन दाखिल करने की हिम्मत कैसे हुई, याचिका लगाने की हिम्मत कैसे हुई। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जो वकील पेश किए गए, वरिष्ठ वकील ने कहा कि सरकार न्यायिक अधिकारियों पर सवाल नहीं उठा रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर अदालत को इतनी कड़ी टिप्पणी करने की जरूरत पड़ी क्यों। उधर अदालत में यह बहस चल रही है और इधर पश्चिम बंगाल की सड़कों पर एसआईआर को लेकर सियासी उबाल है। दरअसल जब चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ कलकत्ता पहुंचे, तब से लेकर अब तक लगातार उनको विरोध झेलना पड़ रहा है टीएमसी का। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए, गो बैक के नारे लगाए। इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में तो यह भी चर्चा होने लगी है, चर्चा तेज है इनफैक्ट, कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए टीएमसी की अगुवाई में महाभियोग ला सकता है। उधर खुद ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में धरने पर बैठी हैं, सो अलग। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चला रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध, सबसे ज्यादा धरना, सबसे ज्यादा सियासी तूफान, सबसे ज्यादा बखेड़ा अगर कहीं खड़ा है तो वो है पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का आरोप है कि यह पूरा विवाद इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं और अगर ऐसा हुआ तो सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं उनके लिए। यानी सवाल सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया का नहीं है, सवाल सीधे वोट बैंक और सत्ता की राजनीति का है। तो आइए आज के सबसे बड़े सवाल कौन है वो जान लेते हैं, क्योंकि डिबेट के इस विषय पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए आपका जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार क्या बंगाल की राजनीति को नई दिशा देगी या नया संदेश दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जो आज हम उठाएंगे। इस बार बंगाल में घुसपैठिए ही सबसे बड़ा मुद्दा है क्या, यह भी सवाल है। एसआईआर का विरोध संगठित राजनीतिक प्रदर्शन तो नहीं, आज बात इसकी भी करेंगे, क्योंकि जनता किस प्रकार से आम जनमानस पश्चिम बंगाल का इस एसआईआर के विरोध को ले रहा है वो समझेंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बनाने की, चुनाव आयुक्त के खिलाफ माहौल बनाने की किस प्रकार की कोशिश है, आज वो भी समझेंगे। देखिए, जब अदालत सख्त हो, सड़क पर विरोध हो और चुनाव सिर पर हो तो सवाल तो उठेंगे और उन सवालों का जवाब आज हम लेंगे, क्योंकि जवाब तो चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं एसआईआर पर जारी गतिरोध, विरोध, सड़क पर प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इन तमाम चीजों पर समाहित कुछ प्रतिक्रियाएं देख लीजिए। उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी करेंगे। देखिए, पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका एकमात्र उद्देश्य था प्योर इलेक्टोरल रोल्स आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी इनएलिजिबल व्यक्ति मतदाता सूची में आ न पाए। नो एलिजिबल पर्सन शुड बी इंक्लूडेड। The only state left is West Bengal, where the rules and regulations and the rule of the law has gone for a ride. Has gone for a ride. They have no respect. They have no respect for democratic procedures. They have no respect for political norms. They don't believe in democratic activities, and they even threaten the judiciary. And even they threaten the judiciary. And recently, a lady chief minister has disrespected a lady president of government of India. तृणमूल का कार्यकर्ता झंडा दिखा रहे हैं
इसका पीछे कौन है। पुलिस मंत्री मुख्यमंत्री धरना पे बैठे हैं और तृणमूल के कैडर लोग जाके काला झंडा दिखा रहे हैं। मिस्टर ज्ञानेश कुमार का Z+ सिक्योरिटी है, लेकिन मिस्टर ज्ञानेश कुमार हो या महामहिम राष्ट्रपति हो, बंगाल में किसी का सिक्योरिटी नहीं है। और अच्छा हुआ कि मिस्टर ज्ञानेश कुमार देख पाए कि आज बंगाल का क्या अवस्था है। तो मिस्टर ज्ञानेश कुमार व्यवस्था करिए ताकि बंगाल के लोग शांति से वोट दें। और ये ममता बनर्जी जब तक है और ये टीएमसी जब तक है, पता नहीं शांति से वोट हो पाएगा कि नहीं। SIR के बारे में जो बातें हो रही हैं और खासकर जिस तरह से ममता जी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खुद प्लीड किया है, एक संदेश गया है पूरे देश में और खासकर बंगाल की जनता को कि माँ बाप दीदी का रोल जो है कितनी बखूबी निभा रही है। वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए, हकों के लिए, हकों की रक्षा के लिए ममता जी कितने बढ़िया से प्लीड कर रही हैं, गुहार लगा रही हैं, चित्कार है उनकी, न्याय की पुकार है। देखिए, मैं तो बंगाल के बारे में जो चर्चाएं हैं, यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज़ तो रही नहीं है। किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचल करके, संविधान को कुचल करके, संवैधानिक पीठ का जिस प्रकार से ममता बनर्जी अपमानित कर रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल ने ये मन बनाया है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SIR को लेकर सख्त टिप्पणी की है। आपको बता दें, CJI ने, सूर्यकांत जी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हिम्मत कैसे हुई न्यायिक अधिकारियों पर प्रश्न उठाने की। बता दें आपको कि पैनल में हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह सर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, TMC के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओम प्रकाश जी से करना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फटकार के बाद क्या ये साफ हो गया है कि SIR के विरोध के पीछे असली डर घुसपैठियों का नाम कटना ही है और दूसरा कोई वजह नहीं है इतने बड़े पैमाने पर विरोध का? ओम प्रकाश। बिल्कुल, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के तहत सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो को बदनाम किया जा रहा है और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि नाम कट गया, नाम कट गया। आपके पिछले शो में भी मैंने कहा था एक व्यक्ति लाया जाए जो जेन्युइन वोटर है, उसका नाम कटा है, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। कुछ चीजें हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की, देखिए एक बात हम लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि खुद का इलेक्शन कमीशन का खुद का स्टाफ नहीं होता, उसे राज्य सरकारों पे निर्भर रहना पड़ता है, स्टाफ लेने पड़ते हैं, लॉ है। 12 राज्यों में SIR हो, ऐसा बंगाल में क्या हो रहा है? इस तरह का तांडव करके पब्लिक को परेशान करना, कोर्ट के परेशान करना, साधारण लोगों के टैक्स से पैसे का इस तरह से बड़े बड़े वकीलों को पे करके खर्च करना। आप समझिए कि मैं हावड़ा कोर्ट का एक छोटा सा वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक एक एडवोकेट को एक बार खड़ा करने के करोड़ों रुपए स्वाहा किए जा रहे हैं सिर्फ अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए। ममता बनर्जी बौखला गई है और बौखलाहट में ये सब कर रही है। घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को, अवैध बांग्लादेशियों को बचाने के लिए उनका ये प्रयास है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके ओम प्रकाश जी, आप बने रहिएगा। शैलेंद्र जी भी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। शैलेंद्र जी, आपको अब नहीं लगता है क्या सर कि SIR अब सिर्फ चुनाव आयोग की या प्रशासनिक सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बंगाल की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई बन चुका है, ऐसा लग रहा है? शैलेंद्र जी एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा, एक बार डिवाइस अनम्यूट कीजिएगा तब आपकी आवाज आएगी। शैलेंद्र जी एक बार पीसीआर देखना भाई, शैलेंद्र जी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा सर, एक बार अनम्यूट कर। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है सर, अपनी बात रखिए। ठीक है सर,
मैं बोल रहा हूं कि अभी बीजेपी प्रवक्ता जो ओम प्रकाश जी बोल रहे थे कि रोहिंग्या बांग्लादेशी, अभी तक कितने राज्यों में कितने बांग्लादेशी और कितने रोहिंग्या पकड़े गए हैं यह बात क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए इस बात से मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन एक बात जो है कि अनेक राज्यों में एसआईआर हुआ, सब लोगों ने विरोध किया, लेकिन ममता दीदी का जो विरोध है वो कुछ अलग ही लेवल का है। और वो विरोध ऐसा है कि वो राष्ट्रपति तक का अपमान करना, जो कि दलित समाज और आदिवासी समाज और महिला समाज का सम्मान बढ़ाने वाली एक राष्ट्रपति हैं, उनका अपमान भी उनको प्रोटोकॉल नहीं दे पा रही हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि उनके चुनाव जो है, अगला चुनाव उनके खिलाफ जा रहा है। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन जब ये बात बोल रहे हैं कि एक भी पात्र मतदाता का नाम कटने नहीं पाए, यह बात सुनिश्चित की जा रही है। बिल्कुल। और एक भी अपात्र, चाहे मृत व्यक्ति हो, चाहे ट्रांसफर हो गया हो, चाहे कहीं अपना नाम लेके चला गया हो, वो मतदाता में शामिल न रह जाए, इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और अंतिम बात मैं बोलना चाहूंगा इस मामले पर कि जब इसमें सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में और माननीय जजों के देखरेख में सारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद भी अविश्वास का क्या कारण है? 28 राज्यों में केवल बंगाल में ममता दीदी का ये तांडव क्यों है? यह स्वाभाविक रूप से देश की जनता, बिहार की जनता, बंगाल की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, तमिलनाडु की जनता, सारे प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर बंगाल में ममता दीदी का इतना बड़ा डर क्यों है। ठीक है, ओके, आप प्लीज बने रहिएगा। ओम प्रकाश जी की तरफ पुनः बढ़ेंगे। ओम प्रकाश जी, अगर एसआईआर से फर्जी मतदाता हटते हैं तो क्या बंगाल की पूरी सियासी समीकरण या बंगाल का पूरा ये जो सियासत है, पूरी समीकरण है सियासी वहां का, ये पूरा बदल जाएगा? और ये भांप चुकी हैं ममता दीदी या टीएमसी, शायद इसीलिए इतना ज्यादा बौखलाहट, सड़कों पर प्रदर्शन से लेकर दिल्ली तक घेराव और तमाम चीजें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, ममता बनर्जी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री है जी, जो महिला होते हुए बयान देती है कि 8 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। कितना दुर्भाग्य है उस बंगाल में जहां नारी आंदोलन राजा राम मोहन राय के समय से लेकर स्त्री आजादी हमारे पूरे देश में कहीं देखें, स्त्रियों को उस रूप से मौलिक आजादी तो बंगाल में सबसे ज्यादा और मुखर मिली है। वहां एक मुख्यमंत्री अपने कुछ गुंडों को बचाने के लिए बयान देती है। और अभी जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक ने जो कहा, एक माने आदिवासी राष्ट्रपति पहली बार एक उस फैमिली से एक आदमी शीर्ष पर महामहिम बनता है। अपने राजनीतिक प्रतिशोध में ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक कर रही है, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही हैं। देखिए, इसका नाम है नहीं है, चुनाव आयोग है, उसका बयान चुनाव आयोग दे रहा है, देगा। विषय क्या है? एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, बंगाल का एक नागरिक होने के नाते, बंगाल को ममता बनर्जी अपने राजनीतिक रोटी सेकने का सिर्फ एक तवा बना के मानकर आगे चल रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ ये बयान, उसके बाद आइए इसी धरना मंच पे उनका ये बयान, आमी आची बोले तुम्हारा सुरक्षित, माने थ्रेट करना जी, नईले एक समाज को माने वो इंगित कर रही है अल्पसंख्यक समाज की तरफ कि आमी आची बोले तुम्हारा बेचे आचो, मैं हूं तो तुम लोग बचे हो, वरना ये आएगा और खा जाएगा। नहीं, तो ये बयान, इस बयान को लेकर बड़ा विरोधाभास हो रहा है। प्रकाश जी, ये बयान किसके लिए कहा उन्होंने? किसको धमकाया, किसको समझाया था? क्या ये पब्लिक को, बंगाल के लोगों को, जिन्होंने 2 हाथ उठाकर निसंदेह 2011 में उन्हें आशीर्वाद दिया था माटी मानुस की बात करके, उसी पब्लिक को ये धमका रही है, क्योंकि वो पब्लिक इनके साथ नहीं है, ये अपना भरोसा खो चुकी है। इसके बहुत सारे प्रमाण है। हम आरजीकर का मुद्दा देख चुके हैं, हम बेहला लॉ कॉलेज का मुद्दा देख चुके हैं। बंगाल माँ काली, माँ दुर्गा की मिट्टी है। बंगाली घर के समाज में, बंगालियों के परिवार में छोटी बच्चियों को माँ बोला जाता। बिल्कुल। उस प्रदेश में अब जब नारी के खिलाफ जाइएगा तो आपको कोई दुनिया की ताकत, देखिए हम तो ये मान के चल रहे हैं ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है, उनका धरना मंच खाली है, बौखलाहट में जबरदस्ती से लोगों को लाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये प्रमाण है, आपके चैनल ने कई बार इन चीजों को दिखाया है। और सबसे बड़ी बात अंत में कहना चाहूंगा कि बंगाल के लोग बहुत जागरूक होते हैं पॉलिटिकली, पूरे देश की अपेक्षा। एक सेंसिटिव उनका सोच होता है राजनीति। बाकी प्रदेशों में हम कह सकते हैं चुनाव 1 महीने के लिए होते हैं, उस समय राजनीतिक माहौल होता है। बंगाल में सालों भर चर्चाएं होती हैं, आलोचनाएं होती हैं। बंगाली समाज बहुत परिपक्व होता है राजनीति से, और वो इनके पीछे नहीं है। इनकी
हार तय हो चुकी है, बस गिनती के कुछ दिन है। ये पूर्व मुख्यमंत्री होकर रहेंगे, उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक, ओके। शैलेंद्र जी, क्या ये कहना गलत होगा कि लोकतंत्र बचाने की बात करके सिर्फ और सिर्फ अपना खोता या खो चुका वोट बैंक बचाने की कोशिश हो रही है, इसके अलावा कुछ है नहीं मामला? और जो प्रदेशवासी हैं, जो आम जनमानस है, वो भी इसी प्रकार से चीजों को ले रहा है या फेवर में जा रहा है टीएमसी के? किस प्रकार से आपका विश्लेषण इस पे रहेगा? शैलेंद्र जी। तो सुप्रीम कोर्ट के आज फटका। ठीक है, नेटवर्क इशू है। नेटवर्क भैया पीसीआर प्लीज देखिए एक बार शैलेंद्र जी का, और नेटवर्क इशू है, एक बार फिर से काटिए फोन और दोबारा से जोड़िए, तब तक मैं ओम प्रकाश जी से बात करूंगा। ओम प्रकाश जी, ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा मोडस ऑपरेंडी जो अब तक मैं समझ पाया हूं, जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन, इन सब के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और एसआईआर को बदनाम करने के लिए, ताकि इसका एज कुछ उनको चुनाव में मिले? जी बिल्कुल, ये तो बंगाल के हर लोग जान गए उनको। देखिए, इन्होंने जितना नाटक किया, सुप्रीम कोर्ट मानी ना, हाई कोर्ट मानी ना, इलेक्शन कमीशन मानी ना, हमें एसआईआर करबो ना, करते देबो ना। इन्होंने कहा कि मैं करने नहीं दूंगी। लेकिन सबसे पहले इन्हीं के लोग एसआईआर के फॉर्म फिलअप करने के लिए दरवाजे के सामने एक धमकी भरा स्टैंड लगाते हैं। लेकिन बंगाल के लोग स्वतः सभी लोग फॉर्म भरे हैं, इतने करोड़ लोग, तो इनके मुंह पे तो ये खुद से एक तमाचा लगा कि हम ही करते देवो ना, कर रहे हैं। एसआईआर पूरी अच्छी से प्रक्रिया से हो रही है, चुनाव आयोग है और जवाब देगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि भाई डीए दिया जाए सरकारी कर्मचारियों को, जो उनका वाजिब हक है। ये क्या कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों के वकील लगा के खड़ा होकर कह रही है कि पैसा नहीं है डीए देने का, भी स्थिति नहीं है। अगले ही पल ये युवो साथी नाम का एक 1500 रुपए का पैकेज घोषणा, झुंझुना जिसको बोलते हैं, 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से बंगाल का कौन सा युवा है जिसका घर चलेगा? ये तमाशा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तमाशा है, अपने लास्ट बचे हुए कुछ दिनों के सत्ता का दुरुपयोग है। और निसंदेह एसआईआर इनके लिए इसलिए मुद्दा है क्योंकि तृणमूल को ऐसा लगता है कि एक समाज है, बस वही अब इसके पास बचा है। इनकी डूबती नैया शायद वो बचा ले, लेकिन ये भूल रही है जितने नाम कटे हैं 65 लाख के लगभग, हमारी हिसाब से तो 1 करोड़ से ज्यादा नाम कटेंगे जो जेन्युइन है। एक आदमी नहीं मिलेगा जिसके नाम कटे हों। और एक भी, जैसा कि विश्लेषक भी बोल रहे, चुनाव आयोग भी बोलता है कि जो जेन्युइन मतदाता है उसके नाम रहेंगे, वो कोई भी हो भारत का नागरिक, और जो नहीं है यहाँ का उसका नहीं रहेगा। देखिए, डेथ वोटर, ट्रांसफर वोटर, इन्हीं के ऊपर तो तृणमूल शासन में है, क्योंकि 12 बजे के बाद जो कुछ इलाके हैं जहां बूथ लूट के शासन करना है, ये डर, ये बेचैनी सत्ता जाती हुई दिख रही है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनकी विदाई हो चुकी है। माँ, माटी, मानुष, माँ यानी स्त्री शक्ति उनके पास नहीं है, माटी यानी जमीन पे कहीं नहीं है। किसानों के कितने सारे देख लीजिए वादे इन्होंने किए थे, एक भी पूरा नहीं। उसी सुंगर में प्रधानमंत्री जी आए थे, ऐतिहासिक 10 लाख से ऊपर ज्यादा लोगों की भीड़ थी। तो और रहा बात मानुष, परेशान है। लास्ट में आपने कहा खड़ा किया 1500 रुपए की लाइन, अरे एक सम्मानजनक चीज होती तो चलिए मान लिया जाएगा कि भाई एक सम्मानजनक होना है। तो कुल मिलाकर अगर हम कह सकते हैं कि अंततः इनकी विदाई को ये भी भाप चुकी है, क्योंकि धरना मंच से इन्होंने के पहले एक बयान और दिया, मैं उल्लेख करना चाहूंगा आपको कि आमी एक वोटे वो जयी होबो किंतु आमी भवानीपुर एक वोटे जयी होबो। मैंने चीज को समझिए कि एक वोट से भी जीतूंगी, लेकिन मैं जीतूंगी, स्थिति इतनी खराब है। तो जहां तक मेरी एक कार्यकर्ता के रूप में जानकारी है, ये इच्छा है कि हमारे शुभेंदु दा विरोधी दल के नेता नंदीग्राम में भी लड़ेंगे और भवानीपुर में भी लड़ेंगे, और दोनों ही जगह ममता बनर्जी को परास्त करेंगे। ये विदाई मुख्यमंत्री है, जितना दिन तमाशा करना है। अच्छा ओम प्रकाश जी, अभी खबर आ रही है, कि धर्मतल्ला में 5 दिनों से जो धरना चल रहा था ममता दीदी का, वो समाप्त हो गया है। टीएमसी सुप्रीमो ममता ने स्वयं ये घोषणा की है। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिब्यूनल गठन के फैसला जो हुआ है वो हमारी जीत है, इसके आधार पर उन्होंने अपना धरना समाप्त किया है। इस पर कुछ कहेंगे तो प्लीज। ये देखिए,
जब इसके पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट गई थी तो देखेंगे वहां जो कन्वर्सेशन है मुख्य जो प्रधान विचारपति है जो न्यायाधीश है उनके और इनके भी, तो उन्होंने कहा कि आपने जो पैनल रखा है अच्छे अधिवक्ता उनको बोलने दीजिए। तो पॉलिटिकल स्टंट में गई थी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये नहीं है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ममता बनर्जी का नाम नहीं है, ड्रामाबाजी है, सभी लोग जानते हैं। वहीं पे माइक्रो ऑब्जर्वर पर आपत्ति थी, पिछले 12 तारीख तक शायद एक्सटेंड है, हमारे हावड़ा कोर्ट के बहुत सारे जज जो हैं वो SIR की मॉनिटरिंग में लगे हुए। तो ये तो ऑलरेडी पहले से ये बेचैन है ये लोग कि जाए किधर, इधर कुआं इधर खाई, अब जाए कहा, वो हाल है। और इसलिए देखिए इस पर कहना कि धरना भी समाप्त है, बनर्जी भी समाप्त है, तृणमूल भी समाप्त है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बस गिनती के कुछ दिन है, जो लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है चुनाव, उसी में हम लोग जा रहे हैं। बंगाल के लोगों का संपूर्ण आशीर्वाद मोदी जी को आने वाले 14 तारीख को आ रहे हैं, ब्रिगेड में बहुत ऐतिहासिक रैली हो रही है, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है शैलेंद्र जी, ममता दीदी ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। हालांकि चर्चा चल रही थी कि अभिषेक बनर्जी ने उनसे बात की है, धरना समाप्त किसी भी वक्त हो सकता है। उस बीच में अब जो उनका बयान आया है ममता बनर्जी का कि धरना तो उन्होंने समाप्त किया, उन्होंने कहा है जो ट्रिब्यूनल गठन के आदेश दिए गए हैं याचिकाओं के निपटारे के लिए वो हमारी बहुत बड़ी जीत है। ये इनका स्टेटमेंट और जो 5 दिनों से लगा चल रहा था धरने को कितनी सफलता मिली ये भी जरा बताइए अगर आप समझ पाएँ इसको तो। और दूसरी चीज़ ये सर कि ये जो ट्रिब्यूनल गठन के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई जो हाई कोर्ट के जज हैं वो पूर्व जजों की कमेटी बनाए जो याचिकाओं का निपटारा करे ट्रिब्यूनल, ये वाकई में जीत है क्या TMC की? आशीष जी, इसको सीधे अगर देखें तो आज ही मेरे साथी हैं उनसे बात हुई थी कोलकाता में। उन्होंने बताया कि ये जो ममता बनर्जी का धरना है वो कंप्लीट फ्लॉप था और उसमें जनता का समर्थन नहीं मिला है। तो उनकी एक तरफ से प्रेशर मजबूरी हो रही थी कि अब यहाँ से उठ जाने में भलाई है, नहीं तो और भांडा फूटेगा। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फटकार जो था वो भी इस पे आग में घी का काम किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोला कि आपके कहने से हमने सारी चीजें न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत करा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को हमने अभी पीछे धकेल करके और सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जजों के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का काम मैं करा रहा हूं। अब इससे भी आपको तसल्ली नहीं हो रही है, तो इसके लिए अब हमारे पास बंगाल ये काम नहीं है। तो इस तरीके का कठोर टिप्पणी किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ममता बनर्जी के ऊपर से दो तरफ से दबाव था, एक तरफ से पब्लिक का उस जन समर्थन नहीं मिलना उस प्रदर्शन का और धरने का, और दूसरी तरफ से कोर्ट का। तो ये दोनों प्रदर्शन उनको मजबूर कर रहे हैं। उनको निश्चित रूप से आपको ये अपुष्ट खबर भले ही हो, लेकिन मैं इसकी पुष्टिकरण करता हूं कि आप देखेंगे कि आज से कल में वो धरना समाप्त हो जाएगा। हो गया सर, जैसा कि मुझे वहां से इनपुट मिला हो गया। लेकिन अब अगर ये बढ़ता है तो अप्रत्याशित हो गया सर। शैलेंद्र जी, धरना समाप्त हो गया है, खबर ऑफिशियल हम आपको बता रहे हैं, धरना समाप्त ममता बनर्जी ने कर दिया, उन्होंने बयान भी दे दिया है। तो थैंक यू, क्योंकि ये मेरा भी कंफर्मेशन था। हाँ ठीक है, ओके। ओम प्रकाश जी, अगर सब कुछ सही था तो ये काले झंडे क्यों दिखाए गए, गो बैक के नारे क्यों लगाए गए, ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है? मतलब आप मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारियां हो रही हैं, ये भी खबरें बड़ी ज़्यादा चर्चा में हैं कि भाई ये सांसदों की व्यवस्था में लगे कि 100 इधर से मिल जाए, 50 इधर से मिल जाए, महाभियोग ले आए, इनको हटा दें। ये इस प्रकार की चीज़ें भाई 12 राज्यों में हो रहा है, यूपी में भी हुआ, बिहार में चुनाव हुए SIR के बाद, कहीं इतना हंगामा नहीं हुआ। यहीं इतना क्यों भाई कि CEC को हटाने तक की नौबत आ रही है कि महाभियोग ले आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीजें, ये क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा जी। तो अब किसी चीज का जमीन पे से आप जुड़े रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तो आप उसका मुकाबला करेंगे राजनीतिक रूप से। जब आप जनता से कट जाते हैं तो आपके पास पॉलिटिकल स्टंट, सत्ता का दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं बचता, जो ममता बनर्जी उनकी तृणमूल कर रही है। इसी प्रदेश में कौन सा हमारे नेता नहीं है? पूर्व अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी पे हमला हुआ, अमित शाह जी पे हमला करने की कोशिश की गई, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है समीक दा से लेकर शुभेंदु दा, सभी पर ये बाकी हमारे कार्यकर्ता तो कम से कम 250 कार्यकर्ता 2021 के विधानसभा चुनाव में मारे गए, उनकी होली खेली इन्होंने सत्ता के लिए। अब ये जो काले झंडा दिखाना ज्ञानेश कुमार को, ये हम लोग को पता है, खैर इसके लिए वो लोग सक्षम है, संपन्न है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है SIR की। यही तो हम लोग का कहना है कि सभी प्रदेश में, और अभी भी 12 राज्यों में हो ना जी, बंगाल उसमें भी है, तमिलनाडु भी है, वहां हमारी तो BJP की सरकार नहीं है।
वहां से कोई खबर इस तरह की नहीं है। तो ये निसंदेह ममता बनर्जी के विदाई का संकेत है और कुछ नहीं। और इस तरह के जितना भी वो पॉलिटिकल स्टंट करेंगी, जनता का भरोसा वो खो चुकी है। विशेष करके पश्चिम बंगाल का युवा, कई एक वीडियो है जहां युवा बोल रहे हैं कि 1500 रुपए के लिए 24 घंटे की लाइन, अगर हम रोजगार मिला होता, एक समय था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, हमारे बाप दादा भी बिहार से आए बंगाल में रोजी रोटी की तलाश में, जूट मिले थी, कारोबार था, सब खत्म हो गया। 93 जूट मिले थी बंगाल में एक समय आजादी के बाद, 62 अकेले बंगाल में थी, देश में 93 अकेले बंगाल में 62, सब ये लोग खा गए लूट को। आधे सीपीएम ने लूटा, बचा खुचा तृणमूल खा गई। रोजगार है नहीं, महिलाओं की सुरक्षा है नहीं, तो ममता को रखेगा कौन? आज की पीढ़ी में दो ही चीज है ना, जेएनयू की हम बात कर रहे हैं, तो उसको समझ में है कि इनकी विदाई सुनिश्चित है। ममता बनर्जी हार चुकी है चुनाव, तृणमूल सत्ता से बेदखल है, हर तरफ निरंकुश एक व्यवस्था चल रही है, पैसे का दोहन है, लूट है, जिसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रदेश बहुत ही एक जागरूक प्रदेश है, अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। मैं किसी की बुराई नहीं करता, राजनीतिक मामलों में एक छोटे से विषय में लोग बताइए, मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान आना कि हमें अच्छी बोले बेची अच्छी, बात को समझिए। तो ये उनकी विदाई का संकेत है। भय में, डर में, ये उनके जो हृदय में है सच्चाई वो निकल के आ रही है, क्योंकि वो जा रही है, तृणमूल जा रही है, भाजपा आ रही है। ठीक है, ओके सर। ओम प्रकाश जी, ये जो तमाम माहौल बनाया गया, ये जो पूरा एजेंडा सेट किया गया विशेष तौर पर ममता बनर्जी के द्वारा, क्योंकि वो दिल्ली तक आई और बड़े पैमाने पर विरोध उन्होंने वहाँ पर अपना दर्ज कराया और तमाम चीज़ें हमने देखी, आरोप बहुत चीखी चिल्लाई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिखाई दी। इन सब का असर आम जनमानस के बीच क्या, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते होंगे, आप जाते होंगे लोगों के बीच में, तो लोगों के बीच में क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? क्या ममता बनर्जी पॉजिटिव में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, इन तमाम चीज़ों पर क्या कहेंगे? जी, हावड़ा कोर्ट में एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक चैनल की एक महिला वो प्रवक्ता ये आई थी, रिपोर्टर आई थी, सभी वकीलों से बात कर रही। मैं भाजपा करता हूं इसलिए मैं भाजपा का सिर्फ गुणगान करूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये तो हम नहीं भी बोलेंगे, लोग मानेंगे, मैं जनता की बात बता रहा हूँ। तो जो लोग दूसरे राजनीतिक दलों के भी लोग हैं, जो अधिवक्ता हैं, बातों बातों में उनके हृदय में जो पीड़ा है वो निकल के आई कि सबसे बड़ा मुद्दा अभी सही में कहीं दो राय नहीं है, एक अवैध घुसपैठियों का एक जो मामला ओम प्रकाश जी, आपकी आवाज में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई है, नेटवर्क एरर सभी का इनफैक्ट आ रहा है। राम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन फोन लाइन पर वो जुड़े हैं। एक बार टीएमसी का वर्जन भी जानना जरूरी है, तो प्लीज आप सभी बने रहिएगा। पांडे जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? सर जी मिल रही है। पांडे जी, अदालत ने इतना साफ कह दिया है कि न्यायिक अधिकारियों पर सवाल ना उठाएं, तो आपकी सरकार एसआईआर को लेकर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा करके रखी हुई है? हंगामा क्यों है बरपा, जब सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा रहा आप लोगों को? देखिए, हमने जो चीज देख रहे हैं, हमारे के जिंदा आदमियों को मरा हुआ दिखाया जा रहा है, वोटर रोड पर रास्ता आदमी आ गए हैं, तो हम तो भाई हमारा तो उस तरह से एसआईआर के ऊपर विरोधिता रहेगा ही। आप बंगाल में सर्वे ग्राउंड रिपोर्ट पे करके देखिए कि जनता की क्या त्राही लगी हुई, जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और वो सारे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों के पास आ रहे हैं, उनके अधिकारियों के पास आ रहे हैं, तो उनका हो रहा है। भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया पांडे जी कि कुछ भी गलत नहीं होगा, आश्वस्त करते हैं, कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम गलती से या गलत तरीके से नहीं काटा जाएगा। आज जब मुख्य चुनाव आयुक्त तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कलकत्ता में कह के जा रहे हैं, फिर भी तकलीफ आप लोगों को। इसको ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आप लोग सामने दिख रही हार की वजह से बौखलाए हुए हैं, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं आप लोग। बीजेपी के कहने से तो नहीं होगा। हम ग्राउंड रिपोर्ट में बीजेपी के किसी नेता को बोल देते उतर के आ जाए ना, उनके बहुत सांसद जीते हुए हैं, हमारे साथ कंधे में कंधा मिला के खड़े हो जाए, हम दिखा देते, गिनती दिखा देंगे। वो कह रहे हैं कि वो आप जो धरना प्रदर्शन कर रही थी ममता दीदी, उन्होंने आज धरना अपना समाप्त कर दिया, क्योंकि धरना प्रदर्शन पूरा फ्लॉप हो गया था, एक भी आदमी वहां पर नहीं है, समझ गए, इसलिए धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया उन्होंने। वो तो खैर अनाप शनाप बकने का उनका आया है। कौन बोलता है धरना हमारा असफल रहा? धरना पर आदमी नहीं थे, भरा हुआ मंच जगह था, आदमियों को पैर रखने की जगह नहीं थी।
और हम तो बोल रहे हैं कि देखिए एक ही चीज बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मैं नम्र निवेदन करूंगा, उनके भी बहुत विधायक और सांसद है, आ जाए हमारे साथ जीरो ग्राउंड पर, हम दिखा देते हैं कि किसका कटा है किसका नहीं कटा है। और अगर मीडिया में ना बोले तो सर ये फॉर्म 6 फॉर्म 7 इन तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए वोट बढ़वा दीजिए, दिक्कत क्या आ रही है? हमारे बढ़वा तो रहे ही हम। हाँ तो फिर इसके लिए धरना प्रदर्शन और मुख्य चुनाव आयुक्त को काले झंडे, गो बैक के नारे, सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च करके वकील खड़े करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? प्रक्रिया है, प्रक्रिया के नियम का पालना कीजिए और नाम घटाइए बढ़ाइए, दिक्कत क्या है? तो सभी के लिए एक जैसा नियम है, हर राज्य में सेम नियम है। पांडे जी हमने भी बोल रहे हैं ठीक है, किंतु जो बड़बोलतपन से इनके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर एक प्रचार माध्यम बना रखे हैं कि इतने वोट हम कटवा देंगे, इस तरह से बोलने का इनको किसने अधिकार दिया? क्यों इलेक्शन कमीशन ने उन पर ये पाबंदी नहीं लगाई कि आप इस तरह की भाषा कैसे बोल रहे हैं? एक राजनीतिक दल का नेता कि 1,58,000 कट जाएगा, कहां से इनको वो बोलने का अधिकार दिया? इलेक्शन कमीशन वहां चुप्पी बांधा हुआ है। किस बात से डर है आप लोगों को पांडे जी? डर किस लिए, इतना डर क्यों है? किसी चीज से डर नहीं है, हमें डर किसी चीज नहीं है। तो ऐसा प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए ये हिंदू मुस्लिम का जो ये एक बार बार ये जो प्रचार माध्यम ला रहे हैं पांडे जी, तो प्रक्रिया है ना चुनाव आयोग की, तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ प्रक्रिया है, किंतु भारतीय जनता पार्टी इसको प्रचार जिस कर रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, और ये आंकड़ा नहीं बता पाए इलेक्शन कमीशन की कितने घुसपैठिया मिले, कितने रोहिंग्या मिले। तो ये जो 60-62 लाख नाम कटे ये सब वही तो है, सब बांग्लादेशी घुसपैठिए? अब बोले ना ग्राउंड जीरो पर आ जाइए कि घुसपैठिया के कटे हैं क्या? जिंदा आदमी हम घुमा रहे हैं, हमने तो दिखाया, लेके भी गए थे, उनके नाम काटे हैं। जिनके जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में, जो नामों में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, उनके नाम काटे हैं। ठीक है, तो ये जो नाम कटे हैं तो क्या गलत तरीके से नाम काटे गए, आप ये कह रहे हैं? आपको बताइए, ये जो भी जिन्होंने नाम उठाया है वो किसी आदमी का, ठीक है, नाम लिखाने में अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है तो वो क्या गलत तरीका नहीं है? आप लोग इतने श्योर क्यों हैं पांडे जी के जो नाम कटे हैं वो सारे वोट आपके हैं? किसका? आप लोग पश्चिम बंगाल में हमारी हुए हैं कि ये जो वोट बैंक, जो वोट कटे हैं 60-62 लाख, ये सारे के सारे टीएमसी के वोटर हैं। आप कैसे इस चीज को लेकर आश्वस्त हैं? सरकार हमारी है। देखिए हम तो बांट के रखे नहीं है, सरकार हमारी है। तो हम ये तो नहीं, मतलब किसने हमको वोट दिया किसने हमको नहीं वोट दिया वो तो हमें नहीं पता है, किंतु जब सरकार हमारी है तो सारे हमारे ही हैं। अच्छा, सारे आप ही के हैं, ठीक है, ओके। कम से कम स्वीकार किया आपने कि सारे आपके कट गए, इसलिए आप लोग परेशान हैं। ओम प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुनिएगा क्या कह रहे हैं वो, आपकी बात पे क्या कमेंट कर रहे हैं। पांडे जी रुकिएगा। ओम प्रकाश जी, हाँ, इनकी बेचैनी और ये घबराहट दिखा रही है जमीन पर। ये पूछ रहे हैं तो 65 लाख नाम कटे तो है भाई, जेल भी नहीं कटे हैं, और भी जो 62-65 लाख एजुकेशन में है जो विचाराधीन है उनके भी कटेंगे। हमारा बार बार इलेक्शन कमीशन के एजेंट है क्या कि ये जेलवीन लोगों का, इनसे पूछता हूँ ये कटेंगे कैसे? आप एजेंट हैं, दम से बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का है क्या? मैं यही तो हम बोल रहे हैं ना, जैसे लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन को संचालन कर रहे हैं ये, माने इनके बोलने का ढंग जो है, तो हम तो प्रतिवादी विचार आएंगे ना। और ये घबराइए मत, ईट से ईट बंगाल बजा देगा आपका, ये सब भाषा में कटवा के देखिए ना, ईट से ईट बजा देंगे, जरूरत पड़ेगा तो खुदीराम बोस बन के फांसी पर चढ़ेंगे। अच्छा एक बात तो ओम प्रकाश जी, टीएमसी आर पार के मूड में, घुसपैठियों के साथ है, वो कह रहे हैं आर पार के मूड में, या तो मर जाएंगे या मार देंगे, वो इस मूड में है, आर पार की लड़ाई में। आप लोग सेटिंग करके बैठे हैं इलेक्शन कमीशन से। हम बीजेपी को आगाह करते हैं कि ये धरती ना खुदीराम बोस की धरती है, सुभाष चंद्र बोस की धरती है। बंगाल से दोबारा नौजवान खुदीराम बोस बनेगा। तो आप दंगों की चेतावनी दे रहे हैं, आप दंगों की धमकी दे रहे हैं क्या? चुनाव नहीं, हम खुदीराम इसके लिए अरे जाएंगे, हम हमारे अधिकारों का हनन होगा। तो मतलब क्या युवक फांसी लगे, फांसी चढ़ेंगे, आत्मदाह देंगे, मोदी जी को हिला के रख देंगे, इलेक्शन कमीशन को हिला के रख देंगे, पार्टी डॉट करेंगे, गलत का छोड़ेंगे नहीं। एकदम जी, वो तो चुनाव की कुर्सी हिल चुकी है, किसी को हिलाने की जरूरत है। 2 महीने में हिला के रख देंगे। सुनिए, और 2 महीने में आपकी विदाई तय है, तृणमूल हार चुकी है, आप लोग जितना चिल्लाइए कोई फायदा नहीं है। जुड़ नहीं रहते, जुड़े तो आप अपना ईंट बचाइए और सुनिए, जो अवैध
है उसे हटना होगा, उसके नाम डिलीट होंगे, जो जेन्युइन है वो रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। वह घुसपैठियों को रखने नहीं देंगे कि बंगाल की मट्टी से खेल मत कीजिए, ये खुदीराम बोस की मिट्टी है। खुद को आगाह करिए। खुदीराम बोस आपकी कोई आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है। आज आपके खुदीराम बोस कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, आपका एक अधिकार नहीं है। ये बीजेपी की पार्टी भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, ये भी आगाह करते हैं, सावधान रहिए। भारतीय पार्टी की जमींदारी है क्या, जगीदारी है क्या, जमींदारी है क्या भारतीय हमारी तो कहीं नहीं, हम तो लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। आप लोग बेचैन हैं, सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, बेचैन आप हैं, जमींदारी आप दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी वाले विद्रोह की बात कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, वो विद्रोह की बात कर रहे हैं। अरे खुदीराम बोस ने विद्रोह किया था भाई, वो विद्रोह की बात कर रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो विद्रोह करेंगे सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। केंद्र सरकार के इनको पहले जानकारी होना चाहिए, इनको जानकारी होना चाहिए कि हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने कहा था कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ प्रतिवाद करो, प्रतिरोध करो, जरूरत पड़े तो प्रतिशोध लो। ये भूलना नहीं चाहिए। बीजेपी को कोई चमका के डरा के नहीं हटा पाएगा। सुभाष चंद्र बोस को और ओयो ह्यूम की पार्टी नहीं है, तृणमूल और कांग्रेस विदेशियों की पार्टी है। ओयो ह्यूम कौन थे? उन्होंने कांग्रेस बनाया, उसी की बेटी है तृणमूल। अब बीजेपी शेरा बंगाली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। ठीक है, ओके, अब मैं रोक रहा हूँ। शैलेंद्र जी तब से मूल दर्शक बने बैठे हैं, वो बोल ही नहीं पाए आप लोग की लड़ाई में। आपको पकड़ के देख लीजिएगा। ओके, अरे पकड़ के देखिएगा सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने तोहमत लगाई थी वो। ठीक है, हो गया। अरे सर, अब थोड़ा इतिहास से बोलिए, अब इतिहास छोड़िए, थोड़ा प्रेजेंट में आइए। प्रेजेंट में से पढ़ाई करिए, प्रेजेंट में आइए। प्रेजेंट में क्या हो रहा है शैलेंद्र जी? ठीक है, हो गया। ऑडियो डाउन कर दो थोड़ा, मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं डिबेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो तू मैं की लड़ाई चालू हो गई। शैलेंद्र जी, अब आपने सुन लिया टीएमसी के प्रवक्ता को, वो तो विद्रोह की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं होने नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लो। आशीष जी, आपने दो बातों पर ध्यान दिया। टीएमसी प्रवक्ता जब आए वैसे ही हिंदू और मुसलमान शुरू हो गया, वैसे ही मार देंगे काट देंगे शुरू हो गया। और ममता दीदी का जो तकलीफ है और जो भय है वो क्यों है, उसको मैं आपको विश्लेषण करना चाहूंगा, जो आप समझ पाएंगे। आप ये आज तक ये सुने हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं और हिंदुओं की हत्या सबसे ज्यादा केरला में हुई और बाद में 2 नंबर पे तमिलनाडु में हुई। लेकिन सच्चाई से आप वाकिफ नहीं है। पिछले सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार जाने के बाद, वो चाहे ज्योति बसु की सरकार हो, चाहे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की सरकार हो, चाहे ममता दीदी का सरकार हो, यहाँ पे जितने हिंदुओं की और कार्यकर्ता पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, वो आप समझ नहीं पाएंगे उसकी गिनती। और उसके मुकदमों के डर से ममता बनर्जी भयभीत हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जितना हत्या किया है हिंदुओं का और आरएसएस के कार्यकर्ताओं का, ये मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन हिंदू मुस्लिम राम प्रकाश पांडे जी इस टॉपिक में लेकर के आए हैं और मैं इनकी बातों को बहुत शालीनता से सुन रहा था। तो उन चीजों से भयभीत है ममता बनर्जी की कल मुकदमे जब शुरू होंगे, इनका चुनाव जब ये हारेंगी, और उस समय ये क्या जवाब देंगी कि इतने कार्यकर्ताओं की, इतने लोगों की, इतने भयभीत नहीं है। यहाँ तो आम मतदाताओं के मन में डर पैदा किया जा रहा है। बॉर्डर एरिया है शैलेंद्र जी, यहाँ तो आम मतदाताओं का अभी से भयभीत किया जा रहा है कि अगर इसी वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ तो फिर वोट डालने नहीं देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे अब तो बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने कि चुनाव करा ले जाए सही तरीके से, कानून व्यवस्था नहीं। चुनाव आयोग जब तक अब सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में हो रहा है, इसलिए इनको इतनी हिम्मत नहीं है कि चुनाव रोक पाए। और ये जो धमकी दे रहे हैं कि हाँ हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये ईंट से ईंट अब तक बजाते रहे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ये, लेकिन अब ईंट से ईंट नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में और इलेक्शन कमीशन के देख रेख में जो चीजें चल रही हैं, उससे इनको खुद भय है कि हमारी जो है जनता की पकड़ हमसे ढीली पड़ रही है और ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्शन वहां जो इनका चल रहा था प्रदर्शन, उसमें जनसंख्या की कमी थी और ये मेरे वहां पे खास मित्र ने बताया है। ठीक है, ओके। मेरे पास समय की बंदिश है, समय सीमित था। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आप सभी का। लेकिन ये वाकई में बहुत रोचक होता जा रहा है बंगाल का चुनाव। इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही, आज्ञा दीजिए।